गुड इवनिंग दोस्तों। इस सेशन का मेन पर्पस है कि आज हम जो 19 फरवरी की जो न्यूज़ है जो राजस्थान से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड थी, उसमें हम दैनिक भास्कर की समरी डिस्कस करेंगे। इस सेशन को किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ये एसआई के लिए, आरएस के लिए, या जो भी जो आरपीएससी कंडक्टेड इंटरव्यू होते हैं या मेंस परीक्षा होती है उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। इसमें अगर ये सक्सेसफुल रहते हैं तो हम राजस्थान पत्रिका और मैं धीरे धीरे इंडियन एक्सप्रेस को भी इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट आर्टिकल है कि केंद्र सरकार अपने लिए एक व्हाट्सएप की तर्ज पर एक ऐप बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन के लिए आजकल हमारी डिपेंडेंसी व्हाट्सएप पे इतनी बढ़ गई है कि अगर व्हाट्सएप और ये फेसबुक जैसी जो भी कंपनियां एमएनसीज हैं, ये चाहें तो ये चाहें तो एकदम से बंद कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक न्यूज आगे भी आएगी जिसमें ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि फेसबुक ने जो वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के पेज थे वही बंद कर दिए गवर्नमेंट से अनबन होने पर। तो हर गवर्नमेंट चाहती है कि वो इन एमएनसी पे डिपेंडेंट ना रहे, और वो खासकर व्हाट्सएप जो इसकी अभी नई प्राइवेसी पॉलिसी आई थी उस पर भी काफी बवाल हुआ था, जिसमें उसने अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने की भी बात की थी। तो हम चाहते हैं कि एक अपनी लोकल ऐप हो जो कि व्हाट्सएप की तरह हो। तो और ये एक इनोवेशन होगा, और ये आत्मनिर्भर जो हमारा अभियान चल रहा है, एक अभियान के तर्ज पे जो बात चल रही है उसमें एक एक डेवलपमेंट होगा। तो जो दो ऐप पे काम चल रही है, पहली ऐप है संदेश, दूसरी है संवाद, और ये दोनों ऐप पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में होंगी। और इनमें से एक ऐप केंद्रीय कर्मचारियों के आपसी संदेश और संवाद के लिए होगा और दूसरा आम लोगों के लिए होगा। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हमारी सभी जो निजी इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इसके लिए, क्योंकि ये सर गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, सारे सर्वर इंडिया में होंगे, तो हमारी जो जो डेटा होगा व्हाट्सएप रिलेटेड पर्सनल डेटा, वो सक्सेसफुली इंडिया में ही सेव रहेगा। और जो प्राइवेसी की जो डिबेट चल रही, प्राइवेसी पॉलिसी का जो इश्यू आया था उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा। दूसरा आर्टिकल है आधार सीडिंग का। जो अभी पीडीएस में कई सारे जो घोस्ट बेनिफिशियरी होते हैं या फिर कई जिनकी डेथ हो गई उनके नाम को रिमूव करने के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें आधार को राशन कार्ड से लिंक किया जा रहा है। तो अभी क्या पाया गया कि पिछले 2 महीनों में 30 लाख, आई एम टेलिंग यू, 30 लाख नाम काटे गए हैं, और सियासी विरोध से बचने के लिए रिकवरी की अभी कोई बात भी नहीं की गई है। तो जो 30 लाख नाम काटे गए उनमें किसी के भगवान के नाम पे, कोई जानवरों के नाम पे, कोई पक्षियों के नाम पे। तो इन 30 लाख लोगों के नाम पर गेहूं बांटा जा रहा था, हजारों क्विंटल। तो एक तरह से ये डीलर लोग ले रहे थे, अब ये किसको बेच रहे थे, ये एक सवाल उठता है। तो इस तरह से करोड़ों रुपए का एक घोटाला जो सामने आया है, लेकिन उसके लिए रिकवरी के लिए अभी भी कोई प्रोसेस नहीं है। तो अब जब आप जो खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग है उनके सचिव से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट किस तरह चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं कि जो ऐसे प्रकरण आ रहे हैं उनको रोकने के लिए जन आधार और पहचान जो पोर्टल है उसके जरिए राशन कार्ड और आधार कार्ड की सीडिंग की जा रही है। पहचान पोर्टल आप सबको पता ही होगा कि जहाँ पर हम ऑनलाइन डेट, बर्थ और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जन आधार जो कि पहले भामाशाह की तर्ज पे एक जन आधार चलाया गया है, इसमें फैमिली एक यूनिट होगी, और जिसमें जिस तरह से आधार से हम पोस्ट बेनिफिशियरी को निकालते हैं उसी तरह से जन आधार में एक फैमिली यूनिट होगी। तो हम जो बेनिफिट होंगे उन्हें एक फैमिली इकाई के तौर पर देखेंगे कि हाँ, इस फैमिली में इतना सारा, चाहे वो गवर्नमेंट के छात्रवृत्ति हो गई या कई सारे जो पीडीएस हो गए, जो वो एक फैमिली के तौर पर देखे जाएंगे कि हाँ, ये फैमिली डिजर्व करती है या नहीं करती है। अगले अगला पेज अगले इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल। तो दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है आज के में। पहला एडिटोरियल शशि थरूर का है, थोड़ा पॉलिटिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर लेते हैं। तो शशि थरूर ने कहा है कि रिहाना विवाद में सरकार के रवैये से देश की छवि धूमिल हुई, और ये पूरा पॉलिटिकल बयान है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक जो चीज आपने भी नोटिस की होगी, हम सबने नोटिस किया, हम उससे भी बात करते हैं कि क्या हर इशू पे ये कह देना कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम क्या डिबेट से भाग सकते हैं? नहीं, हम डिबेट से नहीं भाग सकते, क्योंकि जब जब ह्यूमन राइट का वोल्यूशन होता है, ह्यूमन ह्यूमन राइट का वोल्यूशन होता है, या फिर जो हमारी वैल्यूज हैं जैसे प्लोरिटी, डाइवर्सिटी, ये कहीं पे भी हम दुनिया में देखते हैं कि इनका वायलेशन हो रहा है, तो हम खुद भी आवाज उठाने थे। खुद भी इंडिया एज ए कंट्री भी आवाज उठाता है। जैसे अभी म्यांमार में मिलिट्री ने कूप कर लिया, तो हमने हमने हमारे कमेंट दिए कि हाँ, ये गलत है। तो उसी तरह पहली इंपॉर्टेंट बात कि हम ऐसे नहीं भाग सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब हमने
हमने सेलेब्स को उनके पीछे लगा दिया। क्या ये एक बचकाना हरकत, जो राइटर बोल रहे हैं कि एक बचकाना हरकत थी, वो क्यों? क्योंकि जो हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज है उनकी फैन फॉलोइंग क्या है, इंडियन। और जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज रिहाना, जिनके सारे उनके इंडियन के कई सारे सेलेब्स को मिला ले तब भी उनके फॉलोअर नहीं हो पाएंगे जितने रिहाना के हैं। तो इससे पता चलता है कि उनका जो ट्वीट डैमेज करेगा वो ग्लोबल लेवल पे डैमेज करेगा, लेकिन हमारे तो, हम इंडिया में तो हम पहले ही टुगेदर हैं, हमें कौन सा अलग से इंडिया टुगेदर चलाने की जरूरत है। दूसरा, उन्होंने और बात उन्होंने बात की है कि जो हमारे पास एक जो इमेज बिल्डिंग की हम बात करते हैं कि हमें इंडिया की एक अच्छी इमेज बनानी है, तो ये एक एंटायरली एक डिपेंड करती है कि हमारे पास कहने को कुछ हो, एक वी शुड हैव ए स्टोरी, गुड स्टोरी टू टेल। अगर हम पिछले डिकेड की बात करें तो हम इंडिया की सॉफ्ट पावर की बड़ी बात करते हैं कि हमारी सॉफ्ट पावर इतनी अच्छी है। तो ये सॉफ्ट पावर क्यों इतनी अच्छी हुई है? क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्री मार्केट होते हुए डेमोक्रेसी सर्वाइव की है, जिसने दुनिया को दिखाया है कि एक ऐसी डाइवर्स कंट्री में, एक ऐसी ओपन सोसाइटी में भी डेमोक्रेसी वर्क कर सकती है। और राइटर का यही मानना है कि आज शायद उसमें थोड़ा खतरा है। तो चलो जो भी हो, वो इश्यू अलग है, पॉलिटिकल डिबेट है, लेकिन हाँ, हमें पता है कि अभी हमें हमारी इमेज को ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है और हम हमारे इससे निकलने के लिए हमें एक्सटर्नल ट्रेड पे, इन्वेस्टमेंट पे और गुडविल पे निर्भर रहना पड़ेगा। और राइटर कहते ही हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ वो ट्रस्ट और फेथ से भी आता है कि फ्यूचर में स्टेबिलिटी रहेगी। अगर वहां पर किसी कंट्री में दंगे हो रहे तो कोई इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि वहां पे इन्वेस्ट किया जाए। तो राइटर कहते हैं कि हमें इस पे काम करने की जरूरत है, जो हमारी इमेज है उसको वापस से अच्छा बनाया जाए। दूसरा जो आर्टिकल है वो है कि उदारीकरण की अपनी शंकाएं हैं, ये संसार के लिए नई बेचैनी बन रही। तो इसमें राइटर एक किताब लिखी है, एक इजराइल के राइटर हैं, कि काफी अच्छी किताब आई है, तो उसके बारे में लिखा है। तो उसमें उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के जो थ्रेट हैं उन पे बात की है। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से वर्ल्ड वार खत्म हुआ उसके बाद एक एरा स्टार्ट हुआ। वो एरा ऐसा था जिसमें एवरीवन वांटेड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो ग्लोबल लीडर थे उन्होंने एक समझा कि वर्ल्ड को वर्ल्ड की पीस के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तब अमेरिका, रूस, ये कई सारी जो कंट्रियां थी ये आगे आई, तब जाके एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हुई, कई सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनाए गए। लेकिन जब जब तक ग्लोबलाइजेशन सबके लिए बेनिफिशियल था तब तक अच्छा था, लेकिन जब लोगों को लगने लगा कि ग्लोबलाइजेशन से कुछ कंट्रीज अपना मुनाफा देख रही हैं, अपने बेनिफिट देख रही हैं, अपना कल्चर इम्पोज कर रही हैं, तो थ्रेट लगने लगे लोगों को। तो इसी प्रकार से उन्हें अब दूसरी कंट्रीज में इंटरफेयर करने लगा। जैसे अफगानिस्तान में इंटरफेयर हुए, फिर अलकायदा का जन्म हुआ। तो फिर जो 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 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ उसके बाद से जो ग्लोबलाइजेशन है उसको काफी क्षति पहुंची है। तो क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन पहले ये देख के लिया जाता था कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टू टॉक अबाउट द पीस। नाउ अब क्या कर रहे हैं कंट्रीज, क्या कर रही हैं कि अब चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो लेकिन वो उनके बेनिफिट के लिए हो। जैसे कि अमेरिका क्या चाहेगा कि जो जो उनके लिए बेनिफिट है वही ग्लोबलाइजेशन है, बाकी तो अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए। जैसे इंडिया में हम हमारी बात कर लेते हैं, हम भी चाहेंगे कि बाहर की कंपनियां ना आए, हमारे लोकल इशू, हमारे जो हमारे अंदर के जो लोकल फार्मर है या कोई भी हो उनको हार्म ना हो। तो लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड पीस के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना उतना ही जरूरी है। और ग्लोबलाइजेशन ऐसा होना चाहिए जो सबको बेनिफिट करे, वो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करे, तो वर्ल्ड की डाइवर्सिटी का भी रेस्पेक्ट करें, ना कि उसमें इंटरफेयर करें और जो कल्चर को इम्पोज ना करें। तो हमें राइटर यही कहना चाहते हैं कि इसमें एक राइटर यही कहना चाहते हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे बल्कि एक कंट्री लेवल पे भी। अगला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो आज एक इशू हाईलाइट हुआ है, इसको अपन अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। तो हुआ क्या है कि ये न्यूज आई है कि ऑस्ट्रेलिया नए कानून से तकरार बढ़ी, फेसबुक ने बंद की सेवाएं, पीएम बोले टेक दिग्गज खुद को सरकारों से बड़ा मानते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में एक कानून की बात चल रही है जिसमें वो चाहते हैं कि जो फेसबुक या गूगल हो गए, जिन पे भी जो उनके लोकल न्यूज़पेपर होते हैं या लोकल मीडिया फर्म होते हैं, उनकी जो न्यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आती है तो उनको रेवेन्यू का शेयर मिले।
अब इसको लेकर फेसबुक और गूगल राजी नहीं है कि हम हमारा पैसा उनके जो लोकल मीडिया फर्म है उनके साथ क्यों बांटें। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट या इमरजेंसी सर्विसेज के जो फेसबुक पेज थे उन्हीं को बंद कर दिया, ताकि वो पब्लिक को एक्सेस ही ना हो पाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर मान लो कोई डिजास्टर आ जाता है और इमरजेंसी के लोग क्या चाहते हैं कि फेसबुक से ही अपना कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि लोग फेसबुक ज्यादा चलाते हैं। तो लेकिन अब इन्होंने यही बंद कर दिया, तो ये एक तरह से दिखा रहे हैं कि हम एक कंट्री को चैलेंज कर रहे हैं। इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज किया अभी हाल ही में, और जैसे कि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया था, तो उन्होंने एक राष्ट्रपति जो पुराने राष्ट्रपति थे उनको बैन कर दिया। तो ये नाउ एक सोवरेनिटी को भी चैलेंज कर रही है। तो हम देखते हैं कि फेसबुक और जो गूगल है वो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों है। पहला है कि ये इश्यू आया कहाँ से, तो हुआ क्या कि धीरे धीरे जब से ये मीडिया प्लेटफॉर्म आए गूगल फेसबुक, पहले क्या होता था कि लोग इनके न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते थे, न्यूज़पेपर की जो कंपनीज थी, मीडिया फर्म थी, उनकी वेबसाइट पे जाके क्लिक करते थे, वेबसाइट पे जाके न्यूज़ पढ़ते थे, तो उन्हें एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो फेसबुक के फीड में हमारे कुछ न्यूज आ जाती है, हम उस पर क्लिक करते हैं और हम किसी भी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं जिससे हमें न्यूज लेनी होती है। तो आजकल इन जो मीडिया फर्म है इनका रेवेन्यू घट रहा है, और उसके बाद जो कोविड लॉकडाउन लग गया उसके बाद इनकी हालत और बुरी हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की एक इंक्वायरी हुई, उसमें उन्होंने पाया कि जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का जो प्रॉफिट होता है उसका जो एक लार्ज शेयर है गूगल और फेसबुक आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, जो लोकल न्यूज़पेपर को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ताकि वो गूगल और फेसबुक से भी compete कर सकें। तो जो उन्होंने एक कोड प्रपोज किया उसमें क्या है, ये चाहते हैं कि गूगल और फेसबुक जो ऑस्ट्रेलिया का जो न्यूज कंटेंट है, जो उनकी वेबसाइट न्यूज फीड में या सर्च में अपीयर, जो गूगल सर्च में या फेसबुक फीड में अपीयर होता है, उसके लिए उनको पे करें। तो ये क्या करेगा, जो मीडिया फर्म्स होंगे, कोई भी मीडिया फर्म हो, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, वो जैसे लोकल हम बात करें, जैसे इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू हो गया, वो फेसबुक या गूगल के साथ डील करेगा कि हाँ हमारी वेबसाइट अगर आपके यहाँ पे आती है और कोई क्लिक करता है तो आप हमारा इतना शेयर होगा आपके रेवेन्यू, आपके जो भी ऑनलाइन रेवेन्यू में, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की जो रेवेन्यू होगा उसमें। तो और इसमें ये भी प्रोविजन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर कोई आपसे डिमांड करता है कि हाँ मुझे शेयर दो, कोई कंपनी आपसे जैसे डिमांड करती है कि मुझे शेयर दो, तो ऐसा नहीं कि आप उसके सर्च को सबसे नीचे दिखा रहे हो, ये भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो फेसबुक और गूगल दोनों ने अपोज किया था इस कोड का। उनका कहना है कि ये जो न्यूज रिपोर्ट होती है ना, कि फेसबुक हमारी फीड जो काफी लंबी होती है उसमें न्यूज रिपोर्ट एक छोटा सा फ्रैक्शन होती है, और उस फ्रैक्शन में भी अगर कोई फेसबुक चला रहा है, उसमें कोई न्यूज आई और उसने क्लिक किया, तो ऑटोमेटिक उस वेबसाइट पे जाएगा ही, तो ऑटोमेटिक उस वेबसाइट पे तो ट्रैफिक बढ़ रहा है ना, तो उससे तो आपको रेवेन्यू मिल रहा होगा। और गूगल ने भी ऐसे ही बोला है कि ये जो लोकल कंपनीज को आप जो स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो ये गलत है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए कि फेसबुक की एक जो न्यूज जो होता है, जो हमारी फीड में जो न्यूज वाला पार्ट होता है वो एक छोटा सा पार्ट होता है, नहीं। जो थर्ड उन्होंने पाया कि जो 40% ऑस्ट्रेलियन फेसबुक को जनरल न्यूज के लिए यूज करते हैं। हम क्या पढ़ते हैं अखबार, तो वो 40% ऑस्ट्रेलियन तो न्यूज के लिए फेसबुक चला रहे हैं। तो ये तो कहना गलत हो गया कि जो फेसबुक जो न्यूज होता है एक छोटा सा फ्रैक्शन होता है। अब होगा क्या, अगर फेसबुक, अब जैसे कि कई सारे अलग कुछ कंट्री में ने ट्राई भी किया कि वो एक टैक्स लगाएं, जैसे स्पेन में टैक्स लगा लिया, तो स्पेन ने क्या बोला कि फिर इन्होंने क्या, स्पेन ने बोला कि आपको हमारे जो न्यूज लोकल पब्लिशर है उनके न्यूज को आप शेयर करते हो तो हम आपसे पैसा लेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम दिखाएंगे ही नहीं। अब वो लोकल न्यूज़पेपर नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, उन्होंने लोकल न्यूज स्पेशली जो पब्लिशर थे उनकी न्यूज को देना बंद कर दिया। गूगल न्यूज, तो स्पेन वालों ने गूगल न्यूज को ही बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ यूरोपियन यूनियन में हुआ, उन्होंने बात की लेकिन गूगल और फ्रांस ने कुछ नहीं माना। तो इससे होगा क्या, अगर फेसबुक या गूगल जो हो गई, ये जो ट्रस्टेड मीडिया फर्म्स होते हैं जैसे द हिंदू, फेसबुक, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, मान लो वो इनको रेवेन्यू शेयर के लिए मना कर देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है हम आपका कंटेंट, हम आपकी वेबसाइट ही नहीं दिखाएंगे, तो क्या होगा, ये मेन जो वेबसाइट है वो निकल जाएंगे। तो अब लोकल रद्दी फेक न्यूज जो वाली वेबसाइट है वो आएंगी, तो एक जो क्रेडिबल सोर्स होना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा इन्फॉर्मेशन के लिए, और जो फेक न्यूज ऑलरेडी बढ़ रही है काफी बढ़ जाएगी। अगला आर्टिकल हेल्थ से रिलेटेड है। तो जो है एक नया एक गवर्नमेंट ने ये एक खुलासा हुआ है जिसमें राजस्थान में नकली दवाओं का ओवरडोज पाया गया है, और इसका रीजन है क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग के लिए एक ही लैब है। तो होता क्या है कि अगर जब हम हेल्थ पे इश्यू की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए, आउट ऑफ
पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी हाई है, या कई सारे अदर हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं। लेकिन क्या हमें ये पता है कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो असली भी है या नहीं? ये तो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया ना। तो इस कंसर्न को कैसे हम कर सकते हैं? तो इसके लिए होता है कि हाँ, हम रेंडमली किसी टेबलेट का सैंपल लेके हम उसे टेस्टिंग के लिए लेके जाएं, या जो भी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होंगे सरकारी, वो करते होंगे सर। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही लैब है, और आज से 9-10 साल पहले प्रोविजन आया था कि हम 3 लैब बनाएंगे, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। लेकिन आज दिन तक वो तीनों लैब कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो हमें लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो पेंडेंसी ऑलरेडी बढ़ रही है, एक ही लैब है, क्योंकि उसी के सारे सैंपल जाते हैं चेक होने के लिए। तो जो हमारे जो एक लैब है उसमें भी जो वैकेंसीज है, कम से कम ड्रग एनालिस्ट की जो सारी वैकेंसीज है उनको कंप्लीट करो, जो 3 लैब है उनको कंप्लीट करो, और जो कस्टमर है उनको भी बिल लेना चाहिए, और जो दवाओं पे जो बैच नंबर होता है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगले आर्टिकल छोटे आर्टिकल है, एक इकोनॉमी और टूरिज्म का है, दूसरा एक एथिक्स का है, एक सिक्योरिटी का है। इकोनॉमी में आर्टिकल सामरझील से है। सामरझील में अभी एक साइकिल ट्रैक और एक कार्वा पार्क बनाए जा रहे हैं। तो जो हमारे मुख्य सचिव निरंजन आर्यन है, उन्होंने राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बैठक में भी की थी। तो उसमें पाया गया कि हम सामरझील को और कैसे टूरिज्म के तौर पे डेवलप कर सकते हैं। तो उन्होंने उन्होंने बात की कि हम एक साल ट्रेन की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि जैसे कि फ्लेमिंगो और कई सारे अन्य जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। एक साल्ट म्यूजियम बनाया जाएगा, कारवा पार्क बनाया जाएगा, साइकिल ट्रैक होगा। और उन्होंने जो झील के जो अदर इश्यूज है, अब ये मेन है, उनको हमें करना होगा। तो झील की जो बाउंड्रीज है कि हाँ ये इसका सीमा है, इसके लिए भी आपस में कुछ कंट्रोवर्सी है लोगों में, कि आपस में कंट्रोवर्सी है कि ये यहाँ तक लिमिटेड है, ये यहाँ तक है। तो उसके लिए भी एक तालमेल निकाल के एक हल निकालना पड़ेगा। और जो झील का एरिया है उसमें अवैध बोरवेल और अतिक्रमण हुए हैं, उनको हटाने की भी बात की गई है। तो इस तरह से एक जो सामर झील, बात ये है कि एक जो हमारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम है उसके पास काफी अच्छी अच्छी प्राइम लोकेशन जैसे सांबर झील हो गया, लेकिन क्या हम इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं पूरा? सांबर झील में आप देखिए, वहां पे अभी भी, एक बार मैं भी घूमने गया था, तो हम अभी भी देखोगे आप वहां पे कोई अवेयरनेस नहीं है, वहां पे नो कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आप जाओ कचरा फैला के, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। तो हम जो हमारी प्राइम लोकेशंस हैं, एटलीस्ट जो फेमस हैं, उनको तो हम अच्छे से डेवलप करें। तो सीख पे ये आर्टिकल है। दूसरा एक आर्टिकल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कि जो हीरोइन तस्करी होती है बॉर्डर के पास, जो गंगानगर से न्यूज है, तो उसमें पहले क्या होता था ना कि ये सोशल मीडिया पे कॉलिंग करते थे, व्हाट्सएप कॉलिंग हो गया, तो उसको गवर्नमेंट उसको फिर भी आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान रहता है। लेकिन आजकल ये वर्चुअल कॉल करने लगते हैं। वर्चुअल मतलब जो कॉल जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में कॉल नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिम कार्ड ही नहीं होता है। तो इसमें से एक नंबर होता है, और वो नंबर सिर्फ इतने ही देर के लिए होता है जितनी देर बात होती है। इसके बाद उस नंबर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसके बाद अगला आर्टिकल है एथिक्स से। तो करप्शन, तो एक मुझे भी काफी हैरानी मिली जब मैंने ये न्यूज पढ़ा कि कैलेंडरी प्रमोशन पाकर एक एएसआई ने अब 1 लाख रुपए की घूस ली। तो एक 2003 में एक एएसआई ने एक जो केस था उसने खुद ने सोल्व किया। आज उसके 17 साल बाद वो खुद रिश्वत मांग रहे हैं कि हाँ भाई मैं तेरा नाम नहीं इस केस में लाऊंगा। तो ये करप्शन इस लेवल तक घुस चुका है कि जो जिस काम के लिए हम प्रमोशन ला के लेते हैं उस काम को ही हम भूल जाते हैं और करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, अपनी जरूरतें मिनिमम रखो, कोई जरूरत नहीं आएगी। टूरिज्म, टूरिज्म में अगला आर्टिकल है कि एक रामबाग क्रेटर जो मिला है वो 12 में मिला है। अब इसको विश्व भू विरासत का दर्जा भी मिल गया है, और ये देश का तीसरा और प्रदेश का पहला क्रेटर होगा। अब क्रेटर क्या होता है कि जब कोई मेटेराइट होता है, जब वो किसी जगह पे गिरता है तो एक ट्रेंच सा बना देता है, तो उससे क्रेटर बन जाता है। तो ये भी कुछ ऐसे ही बना है कि 75,000 साल पहले कोई मेटेराइट गिरा होगा, उससे यहाँ पे एक ट्रेंच बन गया। तो अब ये इसकी क्या ये पहला ट्रेंच है? नहीं, ये तीसरा ट्रेंच है। तो इंडिया में दो और क्रेटर हैं। पहला एक धाला है जो सबसे चौड़ा है, 14 किलोमीटर डायमीटर का। दूसरा लोनार है, ये महाराष्ट्र में, ये 1.8 डायमीटर का है, 1.8 किलोमीटर डायमीटर का है। और जो रामगढ़ क्रेटर है ये इन दोनों के बीच का है, ये 3.8 किलोमीटर डायमीटर का है, और ये विंध्यान रेंज में मिला है। और ये अब इसको नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट का भी दर्जा मिल गया। अब रामगढ़ क्रेटर की बात करेंगे तो उसके आसपास क्या क्या है? इसके आसपास एक भाणदेव टेम्पल है जो 10th सेंचुरी का शिवा टेम्पल है, और खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल है, उसके आर्किटेक्चर से ये मिलता है। और इसी के पास जो एमपी में कुनो पलाऊ नेशनल पार्क है, उससे उसका भी एक्सेस है। तो इससे राजस्थान को और भारत को एक जियोलॉजिकल जो ग्लोबल मैप है उस पर देखने को मिलेगा।
अब इसको डेजिग्नेट किसने किया है, तो ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस सोसाइटी, जिस कनाडा में है, इसने घोषित किया है ये। अब तक ऐसे 200 क्रिएटर घोषित किए जा चुके हैं, और इसकी अमूर्ति नीमा संरचना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।